हम तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे थोड़ी इसलिए माफी कि थोड़ा इंटरनेट की इशू की वजह से हम लोग टाइम पे लाइव नहीं हो पाए। जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो जनरल जीडी बख्शी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो काम जीडी बख्शी साहब ने किया है उसको बार बार बताना आज की जनरेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। मेजर जनरल गगनदीप बख्शी साहब, जिन्हें जीडी बख्शी के नाम से पूरा देश जानता है, आपने सेना में 1971 में जंग लड़ी। हाँ बेटा जल्दी बोलो, सिक्स मैं जेके मेरा। राइफल 6 जेके राइफल में आप अच्छा मैं अभी रहे कंफर्म करता हूँ, मोस्ट और प्रोबेबली हो जाए टॉपिक। आपको सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। और बख्शी साहब ने क्या? सिर्फ न मैदान में जंग लड़ी, बल्कि बख्शी साहब ने, जैसे कहते हैं किसने? कि एक तरफ बंदूक और एक तरफ पेन, तो जब बंदूक रखी और उसके बाद में फिर बख्शी साहब ने पेन उठाया और एक किताब लिखी, बोस और गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम। और इस किताब के अंदर सुभाष चंद्र बोस का वो तमाम कंट्रीब्यूशन, वो तमाम सारी चीजें लिखी। और सिर्फ आपने यही किताब नहीं लिखी, लेकिन भारतीय सिविलाइजेशन के ऊपर एक किताब आई, जिसे आपकी किताब सरस्वती पब्लिकेशन, सरस्वती सभ्यता के नाम से है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बताया गया। और उसके बाद में अभी रिसेंटली एक किताब थी जिसमें मैं खुद भी शामिल था, ए क्वांटम बुक ऑफ सोमा, री इंटरप्रिटेटिंग द विजडम ऑफ वेदास। इस तरीके की किताब भी जीडी बख्शी साहब ने लिखी। और ये जो आज हम बख्शी साहब के साथ में हैं और पूरे देश में एक धूम मची हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट के ऊपर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया है, इसके पीछे अगर कोई हिंदुस्तान में शख्स है उसका नाम है मेजर जनरल जीडी बख्शी। आपने देश के तमाम सारे लोगों से अपील की और मैं उनकी उस छोटी सी फौज का एक छोटा सा हिस्सा हूं, जिसमें कर्नल RSN सिंह साहब, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, ये तमाम सारे लोग मौजूद थे। और अब आज बातचीत के पीछे जो एक वजह है वो ये है कि हमने देखा कि गुजरात के अंदर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई पटेल साहब की। और क्योंकि सरकार बदली है तो मिजाज बदल रहा है और इस देश में तमाम सारे लोग जो हैं बाहर निकल के आ रहे हैं और इस देश की खोई हुई प्रतिभा को और उसके पुरुषार्थ को जगाने में कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने बोस साहब की मूर्ति वहां लगाई और हम सब देख रहे हैं कि उनका अगला जो 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 मांग है या डिमांड है या आंदोलन है वो है INA का वॉर मेमोरियल बनाया जाए, क्योंकि INA में 60,000 फौजी थे, 26,000 फौजी जो हैं वो लड़ते हुए मारे गए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये इंडिया गेट की जगह अब हम इस जगह को स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी कहेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत के लोगों में एक नया भाव जगेगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब से हम बातचीत शुरू करें इससे पहले, जीडी बख्शी साहब के माध्यम से मैं कुछ लोगों से मिला और पिछले सालों में आपने देखा होगा कि राजपथ के ऊपर किस तरीके से जीडी बख्शी साहब की जो जितने भी सत्ता में लोग बैठे हुए थे उनको कन्विंस करने में एक लंबा समय गया कि जो INA के कुछ वेटरन जीवित हैं, जिनकी उम्र किसी की 100 साल है, किसी की 102 है, उन तमाम लोगों को जीडी बख्शी साहब ने इकट्ठा किया देश भर से और राजपथ पर उनको 26 जनवरी पे पिछले बार जब उनको लाया गया तो ये भी बड़े एक अचंभे की बात थी जो कभी नहीं हुआ था। उसमें से एक जनरल बख्शी साहब गुड़गांव में रहते हैं हरियाणा के, वहीं पर एक 102 साल के परमानंद यादव साहब भी वही हैं, जिनकी तस्वीर 100वें बर्थडे में मैं गया था उनसे मिलने के लिए। और परमानंद जी ने इस पूरे बोस साहब की जो मूर्ति लगी है इस पे एक अपना संदेश भेजा है और वो संदेश मेरे पास वहां जो उनके ग्रैंडसन है मनीष यादव जी और उनके एक साथी हैं गुड़गांव में एक पत्रकार हैं अनिल भारद्वाज साहब, इन दोनों ने मिलकर 1.5 मिनट का एक वीडियो भेजा है। मैं चाहता हूं कि अपनी बातचीत शुरू करें उससे 1.5 मिनट का उनको ये वीडियो सुन लें ताकि देश जाने कि आज भी INA के योद्धा जीवित हैं और उनके अंदर वही बलबला है, वही जोश है। मैं ये देश हमारा, ये देश हमारी, ये वीर बहादुर आपका प्रधानमंत्री का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता है, शुक्रिया अदा करता है और याद दिलाता है कि आपने देश को जगाया और देश की हिमायत की, हम आपके आभारी हैं।
हम आपके आभारी हैं। परमात्मा आपकी उम्र दराज करे, आपके ख्यालात बने रहें, आपका विचारधारा उच्च हो और हम आपकी उस पर चलते रहें। इंडिया गेट पर नेताजी की जो तस्वीर आपने लगाई है, लगाने का कि आपका सब हम आभार करते हैं, सब धन्यवाद देते हैं। भगवान आपको आपकी उम्र दराज करे, उम्र दराज करे और भगवान आपका हौसला और हिम्मत बढ़ाए। और इंडिया गेट पे 26,000 आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के शहीदों का स्मारक बनाया जाएगा। गेट पर 26,000 आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक बनाए। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपका ध्यान हमारे देश की तरफ, आज़ाद हिंद फौज की तरफ है। जय हिंद। ये भी जय जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। बख्शी साहब, देखिए आपकी लॉ ने कैसे कैसे लोगों को जीवित कर दिया है। जो मशाल आपने जलाई थी, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सिर्फ फौजी नहीं है, फौज के रूप में आपने हथियार उठाया और फिर इस देश को जगाने के लिए कलम उठाई। मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं, तमाम सारे लोगों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आपकी एक कैंपेन सरकार के कानों तक पहुंची, सरकार कन्विंस हुई और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 26 जनवरी अब 23 जनवरी से शुरू होगी और वहां एक मूर्ति लगी। इसके आगे मेजर जनरल जीडी बख्शी राष्ट्र से क्या अपील करना चाहते हैं, सत्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव रखें और इस पूरे बातचीत से आपको कितनी संतुष्टि हुई वो बताएं सर। जीडी बख्शी साहब। पुष्पेंद्र भाई, कल मुझे जो है वो सुअवसर प्राप्त हुआ, वो ऑनर प्राप्त हुआ, इज्जत बख्शी सरकार ने कि वो जो प्रोग्राम जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा वो बटन दबाकर नेताजी के होलोग्राम का अनावरण किया, उस छतरी के नीचे जहां कभी किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति हुआ करती थी, वो एम्परर था हिंदुस्तान का और उसकी मलकियत दर्शाने के लिए वो किंग्स वे जो होती थी, जिसको आज राजपथ बोलते हैं, उस पर इंडिया गेट के पीछे ये एक छतरी थी जिसके नीचे जॉर्ज 5 था। 1968 तक हमारी जो भी रिपब्लिक डे परेड्स हुई वो किंग जॉर्ज 5 की सल्तनत की उसकी मूर्ति बड़े शान से उनके ऊपर प्रिजाइड करती थी, चाहे अंग्रेज राज शासन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बड़े शान से वो प्रिजाइड कर रही थी वो मूर्ति। वो मूर्ति को भारत के लोगों ने उखाड़ फेंका 1968 में। फिर वहां बातचीत चल रही थी कि महात्मा गांधी की मूर्ति यहां थोपी जाए। माफ कीजिए, ये देश का चप्पा चप्पा भरा हुआ है महात्मा गांधी की मूर्तियों से। व्यक्तिगत रूप से हम उनका बहुत आदर करते हैं। वो एक संत थे, उन्होंने ग्रास रूट मोबिलाइजेशन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सहयोग किया, सहायता की। लेकिन माफ कीजिए, अगर हम सत्य पे जाएं, हम इतिहास पे जाएं, तो ये जो है उभर कर आता है कि अंग्रेज महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट अहिंसात्मक जो संग्राम उन्होंने छेड़ी थी, जो उन्होंने संग्राम तो नहीं कह सकते, जो मुहिम छेड़ी थी, वो सफल नहीं रही। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट बेरहमी से कुचल दिया गया, जोर लगाकर, फोर्स लगाकर कुचल दिया गया। सारे कांग्रेस नेताओं को जेल में डाला 1942 में। 3 साल जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ जेल में रखा, न्यूज़पेपर से वाइप आउट कर दिया और कांग्रेस जो थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी थी एज अ फोर्स। इस वक्त 44 में आजाद हिंद फौज ने नेताजी की कमान के नीचे जापानी फौजों के साथ उत्तर पूर्वी भारत पर भीषण हमला किया। बड़ा घमासान युद्ध चला इम्फाल कोहिमा में, लेकिन तब तक लड़ाई का पासा पलट चुका था। अमेरिका अपनी पूरी टेक्नोलॉजी, ताकत, एयर पावर, नेवल पावर के साथ युद्ध में ब्रिटेन की ओर
वो शामिल हो गया था, और हमारा जो ऑपरेशन था इट वाज टू लेट, बहुत देर हो गई थी। और वो जो इम्फाल और कोहिमा का लड़ाई हार गए, लेकिन जो आजादी की जंग थी उसे जीत गए। अब वो कैसे साहब? वो ऐसे कि हालांकि वो बैटल्स हार गए, इम्फाल और कोहिमा की एयर पावर ना होने की वजह से, पलड़ा भारी होने की वजह से, लेकिन अभी तक जो बहुत छुपा के रखा था अंग्रेजों ने, वो उनकी बहादुरी, उनकी शुजात, उनकी हिम्मत की सारी कहानी दबा दी थी, सेंसर कर दी थी। जब 1945 में अंग्रेज युद्ध जीत गए तो उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है एक और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जलियांवाला करने का। याद रहे, वर्ल्ड वॉर वन के बाद भारत के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें होम रूल या डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि 80,000 सैनिकों की कुर्बानी उन्होंने दी थी, जिनमें से 11 को विक्टोरिया क्रॉस मिला। ठीक है साहब, लेकिन भारत को क्या मिला? 2018 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई, 2019 में जलियांवाला बाग का कत्लेआम हुआ, जलियांवाला बाग का मैसाकर हुआ, कि अंग्रेजों ने बोला कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम भूरे काले अश्वेत लोगो, तुम सोचते हो कि तुमने हमारी बड़ी सहायता करी, तुम बाध्य थे, तुम्हारा जैसे है फरिश्ते भी करते, तुम्हारा बाप भी करता, हम तुम्हें कोड़े लगा के करवाते। मत समझो तुमने कोई बड़ा हमको योगदान दिया, बड़ी सहायता दी, तो तुमको पैसा मिल रहा था उसका। ये उनका जो था, ये उनका कहना था। और इसके चलते उन्होंने कहा अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे विद्रोह करने के लिए। आजाद हिंद फौज की कहानी जो छुपा कर रखी थी, अब सारी अखबारों में भर दी गई, उन्हें गद्दार करार किया गया, कहा गया कि इन्होंने अपनी जो ओथ है, जो इन्होंने जो जो कसम खाई है, उसको इन्होंने तोड़ा है, और ये मौत की सजा के हकदार है। दे हैव वेज्ड वॉर अगेंस्ट द किंग एम्परर। 3 आजाद हिंद फौज के मशहूर सिपाही धिल्लो, सहगल, शाहनवाज, उस वक्त उनको ट्रायल जनरल कोर्ट मार्शल लाल किले में हुआ। अब लाल किले में क्यों साहब? क्योंकि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह वो लाल किले में रहता था। लाल किले से उसको अंग्रेजों ने कब्जा करके निकाला था और उसे रंगून कैद कर दिया था, उम्र कैद दराज की थी बहादुर शाह जफर को, आखिरी मुगल एम्परर। और उस वक्त जो है उन्होंने उम्र कैद दराज की थी उनको। और अभी जो है हमको सॉरी, अभी मैं कह रहा था आपको कि उन्होंने कहा कि ये जो आजाद हिंद के सैनिक हैं, इनका नारा था दिल्ली दिल्ली जाएंगे, लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। मतलब उनकी मुहिम का आखिरी मुकाम था लाल किला दिल्ली। उन्होंने कहा उसी लाल किले में हम तुमको टॉर्चर करेंगे, उसके तहखानों में आपको यतना दी जाएगी, उसके तहखानों में आपको यतना दी जाएगी, और जो है आपकी ट्रायल वहां होगी, आपको फांसी लाल किले में लटकाया जाएगा, ताकि भारतवर्ष देखे कि ये हिमाकत करने का क्या अंजाम होता है। साहब, जैसे ही ये खबर बाहर पहुंची, जैसे नेताजी ने कहा था कि एक बार भारत के लोगों को ये पता तो चल जाए कि एक भारतीयों की सेना उनकी आजादी के लिए लड़ रही है, पूरे देश में विस्फोट हो जाएगा। और वो विस्फोट हुआ। नवंबर दिसंबर में ये ट्रायल शुरू हुई, 1 महीना चली, और पूरा देश में जैसे विद्युत की लहर फैल गई, एक धमाका हुआ। कलकत्ता में रॉयट्स हुई, दिल्ली में रॉयट्स हुई, लाहौर में रॉयट्स हुई, कराची, मुंबई, सब बड़े बड़े शहरों में दंगे हो गए, और पुलिस ने गोलियां चलाई, लेकिन भीड़ रुकी नहीं, चलती गई। वो बहुत आक्रोश में थे कि भारत के साथ ऐसा अपमान किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है हमारी इज्जत के साथ। और पूरे देश में नारा फैल गया, लाल किले से आई आवाज, धिल्लो सहगल शाहनवाज। धिल्लो एक सरदार, सहगल एक हिंदू,
और शाहनवाज एक मुसलमान भारतीय, ये तीनों बड़ी कौमों के जो लोग थे उसको ट्रायल पे रखा, मानो पूरे देश को ट्रायल पे रखा। और साहब उस वक्त की स्थिति समझिए, 25 लाख की भारतीय फौज थी जो द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ी, जर्मन्स के खिलाफ, इटालियंस के खिलाफ, जापानियों के खिलाफ, और जीती। और 25,000 इस बार उनके अपने अफसर थे, और जो सीनियर मोस्ट अफसर थे वो थे ब्रिगेडियर करियप्पा, ब्रिगेडियर की रैंक पहुंच चुके थे। याद रहे 1857 के युद्ध में हम तकरीबन अकेले लड़ रहे थे। हम जो है, हमारे साथ जो है हमारे कोई अफसर नहीं थे, केवल एनसीओ थे बेचारे, वो हवलदार की रैंक तक थे, ठीक है, जेसीओ भी उस वक्त तक नहीं बने थे। और उस विद्रोह को जो है उन जनजातियों का इस्तेमाल करते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी थी, बहुत नाराज थी, वो जैसे पंजाबी अपने सिख, जैसे पंजाबी मुसलमान, गुरखा वगैरह, इनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस विद्रोह को फूट डाली भारत में और कुचल दिया था। अब उनको डर पड़ा कि 40,000 गोरे सैनिक हैं पूरे भारतवर्ष में, और 25 लाख भारतीय लड़ाई के मजे हुए खिलाड़ी, योद्धा, उनके अपने अफसर हैं। और उस वक्त जो फील्ड मार्शल ऑकिनले थे, जो कि कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, उनके माथे पे ठंडे पसीने आ गए। उनके डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उनको खबरें दी कि साहब ये जो है एक मिनट बेटा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट। हाँ, हेलो। आपका फोन तो बंद ही नहीं होता होगा सर। तो मैं कह रहा था कि मैं कह रहा था साहब कि उस वक्त जो है पूरे देश में आक्रोश की लहर पहुंच गई, और ये फील्ड मार्शल ऑकिनले ने लिखा कि साहब हमारे पास 18 महीने हैं, अपनी इज्जत बरकरार रखते हुए तशरीफ का टोकरा लेके हम यहां से दफा हो जाएं, नहीं तो हमें मार मार के भगाया जाएगा। उन्होंने बोला मेरे को कोई 1.5-2 लाख की अंग्रेज फौज चाहिए। लंदन ने कहा हमारे पास कोई ऐसी फौज नहीं है, युद्ध से लोग थक गए हैं और वो अभी जो है घर वापस जाना चाहते हैं अपने फैमिलीज के पास, 6 साल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास कोई नहीं हमारे पास सेना, अंग्रेज गोरे सैनिक भेजने के लिए। तो उन्होंने बोला साहब फिर हमको यहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर 25 लाख भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया और उनको डीएमआई से रिपोर्ट्स आई थी कि जो आजाद हिंद के सैनिक छोड़े जा रहे थे उनके लिए जलसे हो रहे थे, उनको पब्लिक रिसेप्शन दी जा रही थी जिसमें वर्दी डाल के भारत की सेना के सिपाही वहां आए, और वो बड़ी खुंदस में थे कि हमारा इस्तेमाल किया गया है और हमारे देश को इस नारे पे हमको लड़ाया गया, आजादी के नारों पे, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी के नारों पे, और हमारे साथ देखो ये बदसलूक, और ये सेना हमारे लिए लड़ी, वो उदाहरण बन गई भारतीय सेना के लिए। पूरी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में आक्रोश फैला, और फील्ड मार्शल ऑकिनले ने लंदन को लिखा कि हमारे पास केवल 18 महीने हैं, ये दिसंबर 1945 है, फरवरी मार्च तक पहला छोटा विद्रोह हो सकता है और जुलाई तक व्यापक विद्रोह होगा। उस वक्त मेरे पास एक ही चारा है अंग्रेज सैनिकों के पास कि हम उन शहरों में एकत्रित हों अपनी फैमिलीज को लेकर, अपनी लुगाइयों और बीवी बच्चों को लेकर। सर इसको म्यूट कर दीजिए ना सर, म्यूट कर दीजिए। पता नहीं म्यूट किया है ये, फिर भी आई कांट अंडरस्टैंड। ये ले लो, सॉरी। तो मैं कह रहा था ये एक्चुअली थोड़ा देर हो गई हमको, तो वो अगला जो है वेबिनार वाले वो रो रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैं कह रहा था, फील्ड मार्शल ऑकिनले ने कहा कि साहब, फील्ड मार्शल ऑकिनले ने कहा कि मैं अपने सैनिकों के साथ लड़ता लड़ता वो जो शहर जहां पे हवाई अड्डे हैं, वो जो शहर जहां पे बंदरगाहें हैं, वहां पे जाऊंगा, और वहां से जैसे काबुल से अभी भागी अमेरिकी फौज, पहले फैमिलीज को निकालेंगे, बच्चों को निकालेंगे, और फिर हम लोग खुद भागेंगे, हमें भारत छोड़ना होगा। ठीक है साहब,
एकमात्र तरीका है कि आप इनको आजादी का ऐलान कर दें, तब लोगों का आक्रोश ठंडा होगा। ठीक है, उसने ये कहा, वॉयसरॉय के पास गया फील्ड मार्शल वेवल, उसने वो भी सारी जिंदगी भारत की फौज में उसने नौकरी की थी, वो भी भारत के सिपाहियों का आक्रोश समझता था। उसको सब जगह से रिपोर्ट्स आ रही थी कि साहब बम फटने वाला है, भारत की सेना 1857 से बड़ा और व्यापक विद्रोह करने वाली, क्योंकि नेताजी ने उनमें वो प्रेरणा, वो स्फूर्ति, वो उत्साह भर दिया है। अब वो लड़ने को तैयार है, भारत की सेना अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गई है तकरीबन। उस वक्त ये वॉयसरॉय ने बिल्कुल कहा, मैं इस रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत हूं और मैं लंदन को बोल रहा हूं कि आपके पास 18 महीने हैं जिसमें तशरीफ का टोकरा इज्जत बरकरार रखते हुए निकल जाएं, निकल जाएं। आप समझ रहे हैं, ये लिखित में है, ये मिलिट्री एप्रिसिएशन है। दिसंबर 1945 की कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल लॉकिन ने उसको एंडोर्स किया है। लॉर्ड जो अपना वाइकाउंट वेवल, फील्ड मार्शल वेवल, वॉयसरॉय ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों की जो भारत में थी, उसके ये फैसले थे। पहले तो लंदन ने कहा, आप दोनों बुड्ढों की पतलून खिसक गई है, आप बेवजह डर रहे हैं। गुस्से में क्रोधित चिट्ठी लिखी फील्ड मार्शल वेवल ने, इफ हिज मैजेस्टी थिंक्स आई हैव लॉस्ट माय नर्व, इट इज योर ड्यूटी टू रिप्लेस मी दिस मिनट। अगर राजाधिराज किंग जॉर्ज V समझते हैं कि मैं घबरा गया हूं, आई हैव लॉस्ट माय नर्व, तो आपका फर्ज है कि इसी वक्त मुझे कमांड से बर्खास्त करें। लेकिन यू इग्नोर माय एडवाइस एट योर ओन पेरिल, लेकिन आप मेरे परामर्श को अपने खतरे, निजी खतरे के बुनियाद पे ठुकरा सकते हैं, नहीं ठुकरा सकते आप। तो साहब ये बातचीत चल रही थी। 18 फरवरी 1946 क्या हुआ? पुष्पेंद्र जी, भारत की रॉयल इंडियन नेवी में व्यापक विद्रोह हुआ। 80 जहाजों में से 79 जहाजों पर भारतीय नाविकों ने, बहादुर नाविकों ने अंग्रेजी झंडा उतार कर पानी में फेंका, तिरंगा झंडा फहराया, अंग्रेज अफसरों को पानी में फेंका और दिल्ली और कराची की गलियों में जय हिंद के नारे लगाते नेताजी की तस्वीरों के साथ जुलूस निकाले। अपनी तोपें अंग्रेजों के अफसर मेस की तरफ मोड़ दी। फायर शायर भी हुआ, अंग्रेजों की तो पतलून खिसक गई। उसी दिन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसे भारत बाई एयर भेजा गया कि साहब जाके बातचीत शुरू करो, कि ट्रांसफर ऑफ पावर की बात शुरू कर दो प्लीज, तभी ये व्यापक विद्रोह की चिंगारी को बुझाया जा सकता है, नहीं तो ये भड़क चुकी है और बड़ा धमाका 1857 से बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत की सशस्त्र सेनाएं अब बहुत आक्रोश में है, समझ गई है कि हमारा बेवकूफ बनाया गया है, हमें आजादी के नारों पे लड़ाया गया, जापानियों से, जर्मनों से, इटालियन से, और हमारी आजादी को इस तरह कुचला जा रहा है, हम पे व्यंग कसा जा रहा है, तंज कसे जा रहे हैं, हम तुम्हें बताएंगे। ये विद्रोह हुआ जहां नेवी में, फिर जबलपुर में सेना में विद्रोह हुआ। उनको बोल देना आई विल कम आफ्टर 10 मिनट्स। वहां व्यापक विद्रोह हुआ, जबलपुर में आर्मी के अंदर विद्रोह हुआ, एयरफोर्स में विद्रोह हुआ। आप जानते हैं ये सब इतिहास की पुस्तकों से छुपा दिया गया है ताकि महिमा मंडन हो ये एक खानदान का, जिसे राज सत्ता सौंप के अंग्रेज गए, क्योंकि वो अंग्रेजों के सबसे बड़े चमचे थे। आप समझ गए, एंग्लोफिल थे। और आजादी दिलाई आजाद हिंद फौज ने, भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने, और इसका सेहरा किसको देके गए अंग्रेज? नेहरू, गांधी और नेहरू को, कि साहब हम तो इन भिखमंगों को भीख में आजादी दे गए हैं, हमें किसी ने लड़ा के थोड़ी ना खदेड़ा। अरे साहब हम तो भीख दे के गए हैं। और उन्होंने ऐसे लोगों को राज सत्ता सौंपी, ऐसे लोगों को राज सत्ता सौंपी जो कि उनके सबसे बड़े पिछलग्गू थे, सबसे बड़े उनके चमचे जो थे
उनमें भी उन्होंने सुभाष बोस को चुना, पटेल को दरकिनार किया, उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गांधी के जरिए। हालांकि वो जो थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें से एक वोट वो जो खुद का था वो नेहरू को मिला था, बाकी सब वोट सरदार पटेल के लिए थे। फिर भी वो पूरा किस्सा आचार्य जेबी कृपलानी साहब ने अपनी किताब गांधी हिज थॉट एंड लाइफ में पूरा वर्बेटम लिखा है, क्योंकि वो उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस। सारा वर्बेटम जो आप कह रहे हैं एज इट इज लिखा हुआ है किताब में। बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं टू द पावर्स दैट बी कि साहब, कुछ एकेडमिक्स, कुछ मिलिट्री हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस जो कि कुछ दर्जे के हैं, जिनकी कोई स्टैंडिंग है, उनको इकट्ठा करिए। ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव जो अंग्रेजों ने 1977 में टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई की थी, अभी तक उनको हमारे इतिहास में नहीं जोड़ा गया। उनका अध्ययन किया जाए। जो की डिसीजन मेकर है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, क्या कहा है उन्होंने नेताजी के बारे में और गांधी जी के बारे में? उन्होंने कहा है भारत को अगर अंग्रेजों ने छोड़ा तो नेताजी और आजाद हिंद फौज की वजह से, उन्होंने जो आक्रोश हमारी सेनाओं में फैला दिया था भारतीय इन ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, और वो उनकी वफादारी बिल्कुल टूट चुकी थी। हम एक दिन नहीं रह सकते थे उनके सपोर्ट के बिना, हमें छोड़ना पड़ा भारत। ये क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपने जस्टिस पीबी चक्रवर्ती गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल को कहा। फिर उन्होंने पूछा कि फिर महात्मा गांधी का क्या योगदान था अंग्रेजों को खदेड़ने में? एक व्यंग्यपूर्ण मुस्काहट चेहरे पर लाकर प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कहा, मिनिमल, कम से कम। सुन लिया या और मूर्तियां लगानी है? सच सुनने का मादा होना चाहिए, सच बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। 75 साल बेवकूफ बना लिया। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये अब्राहम लिंकन के अल्फाज हैं। आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, आप सारे लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को हमेशा हमेशा के लिए बेवकूफ बनाकर नहीं रख सकते। आज सत्य उजागर हो रहा है, अजगर की तरह वो जमीन से उखड़कर बाहर आ रहा है, और हमारा बच्चा बच्चा पहचान गया है कि भारत को असली में आजादी किसने दिलाई। 60,000 में से आप जो कह रहे हैं कि ये जो नरेटिव पिछले 70 सालों से हम लोगों को घुट्टी पिलाई गई, चरखा, अहिंसा, बिना खड़ग बिना ताल, ये सब मैनेजमेंट किया गया है। इसका मतलब ये एक तरीके से फ्रॉड को स्थापित किया गया है ताकि असली बहादुर न बाहर आए। तो ये जो खड़ग बिना ताल, चरखा, अहिंसा, इस पे आपका क्या कहना है, ताकि नई जनरेशन को पता चले कि चरखा चलाने से और बिना खड़ग ताल के नहीं आई है, असल आई है 60,000 इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों ने, 26,000 लोग उसमें से मारे गए हैं, उस कारण आई। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये कह रहा हूं पुष्पेंद्र भाई, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारी 60,000 की आजाद हिंद फौज में से 26,000 यानी 44% शहीद हो गए। इतनी शहादत की, इतने स्केल पे इतनी बड़ी कुर्बानी फौजी इतिहास में शायद ही दूसरी मिसाल आपको मिले, जिसमें 44% फोर्स अपनी प्राण उसने निछावर कर दिए। लेकिन उनको मिला क्या? उन्हें भारत की फौज में विलय नहीं करने दिया। लॉर्ड माउंटबेटन के हुक्म पे आजादी मिली 150 साल के बाद, और प्रधानमंत्री नेहरू जिसे अंग्रेज नियुक्त करके गए, उसका पहला फैसला यह था कि पहला गवर्नर जनरल आजाद भारत का लॉर्ड लुई माउंटबेटन, एडमिरल लुई माउंटबेटन होगा। और माउंटबेटन का पहला आदेश, एक भारतीय आईएनए का सैनिक भारतीय सेनाओं में वापस नहीं लिया जाएगा, उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, उन्हें भूखों मरने छोड़ दिया जाएगा, उनको गद्दार करार किया जाएगा। अगर वो गद्दार थे साहब, तो क्या हम आजाद थे? 1968 तक आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो MI5 को नेताजी के रिश्तेदारों के बरखिलाफ रिपोर्टें देती रही।
महाराजा धीराज, हमारा दिल अभी भी आपके चरणों में थमा है। साहब, ये इससे ज्यादा नीचताई क्या हो सकती है। और आप याद रखें, 15 अगस्त 1947 आजादी का दिन नहीं है, उस दिन आपको डोमिनियन स्टेटस मिला। That's right. That's the point. डोमिनियन स्टेटस, जरा इतिहास पढ़ ले। और जो घुट्टी घोल के पिलाई है वो एक कॉलोनियल नैरेटिव है। पुष्पेंद्र जी, हर देश का एक अपने देश के फॉर्मेटिव नैरेटिव होता है, एक मिथिक होता है, एक उसकी कहानी होती है, उसकी आजादी की कहानी। आजादी कैसे आई, हमारा वजूद क्या है, हम कौन हैं, हम कैसे आजाद हुए, हम कहां से आए, हम कहां जा रहे हैं। ये मिथिक अंग्रेज थोप के गए, और उनके पिच्छा लग्गू, उनके बूट लिकर्स, ये लेफ्टिस्ट लिबरल्स इस मिथिक ऐसे जैसे कि सांप गांठ बांध के बैठ जाता है, इस तरह उन पे वो बैठे हुए हैं कि अंग्रेजों के बनाए मिथिक में से एक अल्फाज आप हिंदुस्तानी अश्वेत कुत्तों नहीं निकाल सकते। जब अंग्रेज यहां थे तो हर क्लब के बाहर उन्होंने लगा रखा था साइन, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। वो जिमखाना क्लब नहीं जा सकते, DSOI क्लब नहीं जा सकते, कोई अच्छे क्लब में नहीं जा सकते, क्योंकि वो कुत्ते हैं। आपको कुत्तों का स्टेटस पसंद है तो जाइए फिर इंग्लैंड। यहां पे हैरत की बात है कि कई लोग अभी भी अंग्रेजों का महिमा मंडन करते हैं। वो कहते हैं नेताजी हिटलर के पास क्यों गए, जापानियों के पास क्यों गए, वो तो फैसिस्ट थे। अरे साहब, आपके अंग्रेजों ने क्या किया? 44 ट्रिलियन डॉलर, खरब डॉलर की लूट भारत से की। जो सोने की चिड़िया थी उसे दरिद्र गरीब भुखमरी का देश बनाया। 6 फैमिन यहां हुई, 6 बड़ी भुखमरियां हुई। 1943 की बंगाल की फैमिन में 35 लाख लोग भारतीय मारे गए, 3.5 बिलियन। और अगर आप 6 फैमिन का आंकड़ा जोड़े तो 18 से 20 बिलियन भारतीय अंग्रेज मार के गए, क्योंकि उन खेतों में अफीम उगाने के आदेश दिए जहां जहां खाना, अन्न, अनाज उगता था। यहां लोग भूखों मर रहे थे, यूरोप अनाज भेजा जा रहा था कि मरे, कुत्ते हैं, किसको फर्क पड़ता है। ये लोग जर्मनों से अच्छे थे। जर्मनों ने तो 6 मिलियन जूस का नरसंहार किया ना, जेनोसाइड किया। यहां तो साहब 20 मिलियन भारतीयों को मार डाला गया, भुखमरी से तड़पा के मारा, तड़प तड़प के मारे वो। और आप उनका महिमा मंडन करते हैं, आप कॉमनवेल्थ ज्वाइन करते हैं, आप अंग्रेजों को कहते हैं कि माय लॉर्ड, आपने हम नीच गिरे हुए कुत्तों को इमेंसिपेट किया, आपने हमको है पढ़ाई, साइंस, मैथमेटिक्स दिया। साहब, ये जो फाउंडेशनल नैरेटिव है अंग्रेजों का दिया हुआ है। हैरत की बात यह है कि 75 साल चला है, और कल जो हुआ है पुष्पेंद्र जी, वो हमारे फाउंडेशनल नैरेटिव पे सबसे जबरदस्त चोट है। हवा बदल गई है। जहां किंग जॉर्ज 5 का पुतला था, वहां भारत के असली लिबरेटर का होलोग्राम खड़ा हो गया है, और ये होलोग्राम पत्थर की ग्रेनाइट मूर्ति में बनकर सदियों 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 के लिए वहां पे स्थायी हो जाएगा। वी हैव रिक्लेम्ड आवर हिस्ट्री। हमने अपना जो इतिहास छीन लिया था अंग्रेजों ने, जिसे उन्होंने मनगढ़ंत मिथिक थोपे, वो आज खत्म हो गए कल, और एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। अब मैं सबसे पहले तो बहुत हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये साहसी कदम उठाया और पूरे दुनिया को बता दिया कि हम अपना इतिहास खुद लिख सकते हैं, हम सत्य की पहचान कर सकते हैं। हमें हमेशा हमेशा के लिए कोई अंग्रेज जंगलाट बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी से हमारी सफेद बालों वाले बूढ़े सैनिकों की केवल एक और प्रार्थना है। मोदी जी, आपने जो नेक कार्य शुरू किया है उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाइए। मोदी जी, हाथ जोड़कर विनती है
कि ये जो बहुत ही शुभ कार्य, जो कि हमारे इतिहास का, जो कि अंग्रेजों के इतिहास से हटकर भारतीय इतिहास पे जो हम आए हैं, इसकी प्रक्रिया तभी पूर्ण होगी जब राजधानी दिल्ली में आजाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए एक एक जंगी स्मारक, एक शहीद स्मारक, एक वॉर मेमोरियल बनाया गया। चाहे इसे लाल किले के सामने बनाया जाए, जो कि ऑब्जेक्टिव था, वहां पे जहां पार्किंग लॉट है उसके पास एक बहुत ही शांत स्थान है जहां पे हम अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं, त्रास कर सकते हैं, उनका मनन और उनकी याद कर सकते हैं। या तो वहां बनाइए, या आप इंडिया गेट के आसपास कोई स्थान देखकर सेंट्रल विस्टा में बनाइए, या ऐसे कोई सेंट्रल स्थान में जहां दुनिया देख सके। नेताजी के तमाम स्टैच्यूज अभी तक चावड़ी बाजारों में बनाए जाते थे क्योंकि उनको मार्जिनलाइज किया गया था। आईएनए को तो खत्म कर दिया गया था। आईएनए की पेंशन जनता सरकार ने 1977 में उनको दोबारा देनी शुरू की थी, तब तक उनको बेचारों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। किसके आदेश पे? माउंटबेटन के आदेश पे। तो ये क्या आजादी थी? ये मजाक था आजादी का। आजादी आपको 2014 में मिली है अगर आप सही मानों में देखें तो, जबकि हमने हिंदी भाषी लोग दिल्ली में आए हैं और एक सरकार बनी है जो हमारे इतिहास का फिर अवलोकन कर रही है। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि एक कमेटी एस्टैब्लिश की जाए एमिनेंट हिस्टोरियंस की, चाटुकारों की नहीं, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले वामपंथियों की नहीं, बट इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्कॉलर्स, जो कि सत्य के आधार पे, जो कि एम्पेरिकल फैक्ट्स के आधार पे, जो कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के आधार पे इतिहास का अवलोकन करें, और जो हमारा सामूहिक बेवकूफ बनाने के लिए जो एक मिथिक बनाया गया था उसे उखाड़ कर कचरे के डब्बे में डाला जाए। क्यों डाला जाए? क्योंकि ये नॉन वायलेंट मिथिक ने हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत नुकसान किया है। नेहरू अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लाने के लिए कहना चाहते थे कि कोई लड़ाई नहीं हुई, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये तो नपुंसक बना दिया इस देश को। जबकि 26,000 शहीद हुए, आप इसे नॉन वायलेंट कहेंगे, अहिंसा कहेंगे? 26,000 की शहादत में समझा दूं साहब, 1947 से लेकर आज तक हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल पे कितने नाम हैं पुष्पेंद्र जी? 26,244 आरो आई विल 244, ठीक है। और आजाद हिंद ये थी 13 लाख की आर्मी नेवी एयरफोर्स में 75 साल के अरसे में। 1944 से लेकर 45 तक 1.5-2 साल के अंदर 60,000 की सेना में से 26,000 शहीद हो गए। क्या आप यह आंकड़ा समझ सकते हैं? और उसके बाद अगर आप इस मुहिम को नॉन वायलेंट और अहिंसा और सत्याग्रह की मुहिम बोलते हैं, तो आप से बड़ा झूठ दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम सत्य की मांग कर रहे हैं। सत्यमेव जयते इस देश का उद्घोष है। सत्येन तितिष्ठाय जगत हमारे वेदों का वाक्य है कि ट्रूथ इज द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ। प्लीज सत्य पे आइए। हम कोई भगवाकरण इतिहास का नहीं मांग रहे। हम सत्य क्या है उसे एकेडमिक्स एस्टैब्लिश करें, तथ्यों के बुनियाद पे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बुनियाद के, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अंग्रेज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन करके गए, और ये नेहरू गांधी परिवार की सोच पे चला जाए तो हमें भीख मांगने पे भीख देगा। ये नैरेटिव वो छोड़ के जाना चाहते थे कि ये हमें कहां निकाल सकते थे। हमने आजाद हिंद को तो आई सेड यस 430, हाँ सॉरी। तो वो मैं कह रहा हूं कि वो जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिथिक, ये फाउंडेशन मिथ
अब कल झिझोड़ कर हिला दिया। मौजूदा सरकार ने जड़ों से हिला दिया है वो नैरेटिव ऑफ स्टेट, फाउंडेशनल नैरेटिव, स्थापना का मिथिक जड़ से हिला दिया। हमें आजादी कैसे मिली? नॉन वायलेंस, अहिंसा से नहीं, लड़कर मिली साहब। और अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रियलिस्ट पॉलिसीज पे चलते तो हम जो है हम दुनिया भर में एक ताकत के रूप में बहुत पहले उभर जाते। चीन हमारे इलाके को नहीं हड़पता। कश्मीर में जो तमाशे किए गए शांति और अहिंसा के नाम पे, वो नहीं होते। हम वो गलतियां नहीं करते। हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को सुदृढ़ बनाते शुरू से। लेकिन नेहरू ने, हमारे पहले कमांडर इन चीफ जनरल सर रॉय बुचर को, जो अंग्रेज था, जो पहले आजाद हिंद का कमांडर इन चीफ अंग्रेज नियुक्त किया, सारे अंग्रेज नियुक्त किए, माउंटबेटन अंग्रेज की, यही राज चला सकते हैं, ये काले अश्वे थोड़ी ना चला सकते हैं। बस मैं उनका चमचा हूं तो मेरे को चमचागिरी के लिए राज दे दिया गया है साहब। ये वो दुख भरी कहानी है। ये कर्ण से ज्यादा बड़ा एक अन्याय है। महाभारत में कर्ण के साथ क्या हुआ? नेताजी की उपाधि कर्ण के जैसे वो वीर थे, कर्ण के जैसे वो असली योद्धा थे। और असली में अगर भारत आजाद हवा में आप और मैं सांस ले रहे हैं, आज अगर तिरंगा फहरा रहा है, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आजाद हिंद फौज 60,000 की, जिसमें 26,000 शहीद हो गए, और उसके बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं की पहला विद्रोह भी उन्हीं ने किया था 1857 में। दूसरा विद्रोह 1946 में किया, जिसे छुपा दिया गया ताकि सैनिकों का तो तिरस्कार किया जाए। कोई महिमा मंडन जो है वो इन लाठी खाने वालों का किया जाए। लाठी हमारी भैंस भी खाती है पुष्पेंद्र जी। देश, जो स्वाभिमानी देश, उसको इज्जत बख्शते हैं जो अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, जो सर्वोपरि न्यौछावर हो जाते हैं अपनी देश के लिए। वो सब समझते हैं, सत्य सबको समझ आता है, सत्य सभी के दिल में अब जगह कर गया है। ये ढकोसला दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये बकवास अब नहीं चलेगा, क्योंकि भारत की जनता जाग गई। और हमारा बहुत बहुत आभार है इस सरकार को कि इन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया है, ये डिफाइनिंग स्टेप लिया है, ये डिफाइनिंग मूवमेंट है, ये मेन स्ट्रीमिंग है नेताजी की और आईएनए की, जिसे पूर्णतः मार्जिनलाइज कर दिया गया था, इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था, उनके सैक्रिफाइस को भुला दिया गया था। अब वो फिर जिंदा होगा, वो फिर उठ रहा है, वो सत्य उजागर हो रहा है अजगर की तरह, वो जमीन से निकलकर सामने आ रहा है। और पूरी दुनिया देखे कि भारत एक सशक्त देश है। आजादी के बाद हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुके हैं, कारगिल में हरा चुके हैं, और अगर फिर युद्ध का दुस्साहस किया तो उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। और अगर चीन भी साथ आना चाहता है, उसको भी ब्लडी नोज मिल चुका है। क्षात्र भाव भारत में जाग उठा है, भारत का सोता जमीर जाग गया है। और कल वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि साक्षात उसके दर्शन न सिर्फ भारतवासियों को, प्रत्येक पूर्ण संसार को हो गए। वो होलोग्राम लंदन में देखा जाएगा, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान में देखा जाएगा। ये एक क्षात्र भाव भारत में फिर उठा है। भारत हिजड़ों का देश नहीं है। वेदों में 10 राजन युद्ध हुआ, वेदों में 12 राजन युद्ध हुआ, हजारों लोग उस समय भी शहीद हुए थे, 60,000 से ज्यादा बताए जाते हैं। फिर रामायण में युद्ध हुआ। वो क्या है रामायण? युद्ध के बारे में नहीं तो और क्या है? और महाभारत क्या है? युद्ध के बारे में नहीं तो और क्या है? ऐसे देश को हिजड़ा और नपुंसक बना के बोलना कि हम केवल भीख मांग सकते हैं, हम आताताइयों और आक्रमणकारियों के तलवे चाटने को तैयार हैं, क्योंकि हम उनसे लड़ नहीं सकते। हम लड़ सकते हैं। राणा प्रताप को देखे, महाराणा प्रताप को देखे, छत्रपति शिवाजी जी को देखे, जनरल लचित बुरपुखान को देखे, गुरु गोविंद सिंह को देखे,
हम लड़ सकते हैं और हमने दुनिया को लड़ के दिखा दिया है, दांत खट्टे कर दिए हैं अब हर दुश्मन के। अब दुश्मनों सावधान, भारत का क्षात्र भाव जाग चुका है। भारत में राष्ट्रवाद एक बार फिर हिलोरे ले रहा है। आप इस लहर को रोक नहीं सकते, कोई इस ज्वाला को, इस ज्योति को बुझा नहीं सकता। हम मोदी जी से फिर प्रार्थना करते हैं कि जो शुभ कार्य आपने प्रारंभ किया कल, उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक, निर्णायक उसके खात्मे तक ले जाएं, और वो है एक INA आजाद हिंद फौज का वॉर मेमोरियल, एक उपयुक्त स्थान पे जो भी सरकार फैसला करे, और इतिहास का एक जो है उस पे एक पैनी नजर, एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाए जो दस्तावेजों को देखे, खासकर ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स को, और जो ठोस बुनियाद के जो एम्पेरिकल फैक्ट्स हैं उनको उजागर करे। हिस्ट्री इज नॉट हेगियोग्राफी, इतिहास चमचागिरी और बखान नहीं है, महिमा मंडन नहीं है किसी परिवार का। हम देश की बात कर रहे हैं, हम देश की अस्मिता की बात कर रहे हैं, हम देश की इज्जत की बात कर रहे हैं, हम देश के फाउंडेशनल नैरेटिव की बात कर रहे हैं। अब इसे कर दिया जाए। मैं समझता हूं हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री को इसमें लीड लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण है उसको अब ठोस स्वरूप दिया जाए। कल ये इसका शुभारंभ हुआ है। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इसे अपने अंतिम ध्येय तक, इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक, निर्णायक फैसले तक ले जाया जाए। हम कौन है, हमारा वजूद क्या है, हम कहां से आए, कहां जा रहे हैं? क्या हम आर्यन इन्वेजन बाहर से आए अंग्रेजों की तरह, या आर्य यहां से सरस्वती से सूखने पर बाहर गए? आर्यन इन्वेजन थ्योरी ठीक है या आउट ऑफ इंडिया थ्योरी ठीक है? हमारी आजादी की असली कहानी क्या है, असली योगदान क्या है? मैंने अभी तीसरी किताब लिखी है नेताजी पे, और वो है बोस द मिलिटरी डायमेंशन। बोस एक युद्ध के नेता थे, एक क्षत्रिय थे, योद्धा थे, सामुराई थे, संत सिपाही थे। संत सिपाही जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जैसे छत्रपति शिवाजी, जैसे महाराणा प्रताप, संत सिपाहियों की यहाँ पे ट्रेडिशन है। उसको फिर कल पुनर्जागरण किया गया है। अब ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगी, और भारत के दुश्मनों को अब जागे जागृत भारत से डरने की जरूरत है। तय करो, क्योंकि अब भारत लड़ने को तैयार है। तुम्हारा थूका चाटेगा नहीं, तुम्हारे जो बहुत बहुत नापाक इरादे हैं वो सहेगा नहीं। जो आंख इस देश की तरफ उठती है उससे याचना नहीं करेंगे, अहिंसावाद नहीं करेंगे, पंचशील के बखान नहीं करेंगे, आंखें उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर सर। टाइम क्या हो गया? अच्छा।